एक्वाटॉक के 20वें सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए निहित है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। हम इन एक्वाटॉक सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर कर रहे हैं। तो आज के एक्वाटॉक सत्र का विषय है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फिशरीज, यानी कि मत्स्य उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसर। इस विषय के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस विषय के बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए अतिथि वक्ता श्री किरण वाघमारे जी हमारे साथ हैं। श्री किरण वाघमारे सर सहायक मत्स्य विकास अधिकारी इस पद पर कार्यरत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़े सारे व्यवहार सर देखते हैं और लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाते हैं और उनको पूरी तरफ से सपोर्ट करते हैं। एग्रोवन दैनिक जो है अखबार में वहाँ किरण सर द्वारा लिखे गए मत्स्य व्यवसाय पर आधारित बहुत सारे लेख हमेशा आते रहते हैं। आप सब लोग जरूर पढ़ें। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। एग्जैक्टली। नमस्ते, माई सेल्फ किरण वाघमारे। मैं असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फिशरीज ऑफिस में कार्यरत हूँ। तो आज हमारा जो सेशन है हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में करेंगे क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत अलग अलग जगह से है। मे भी ठीक है। सो जो फिश है, अपना फिश एक ऐसा क्या बोलेंगे कि मासड़ी ये रेगुलर जो डे टू डे लाइफ में एक प्रोटीन सोर्स का अच्छा सा एक काम करती है। और अभी हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं, कि अलग अलग जो रोजगार की जो संधियां है वो कैसे प्राप्त हो सकती है हमारे लोगों के लिए। तो इसी विषय में हम आज देखेंगे। तो हमारे इधर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है 2020-21 से, ये 5 ईयर का प्लान बना है इनका। तो ये 5 ईयर्स के लिए चलेंगी। इस योजनाओं में अलग अलग लोगों के लिए अवसर है। जैसे कि हम अभी तालाब बनाना हो, नया तालाब बनाना है, या ई रिक्शा, केज कल्चर, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए हमारे इधर से गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज स्कीम्स है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम फिशरीज में क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास अपनी खुद की जमीन है, ठीक है, तो जमीन में हम अपना तालाब बना सकते हैं। तालाब बना के तालाब में जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक तो नेचुरल तालाब होता है या आर्टिफिशियल तालाब। नेचर में बड़े रिजर्वायर होते हैं, डैम और तालाब। और जो मैनमेड तालाब होते हैं वो हम खुद से, इंसान ने बनाए हो अपने जरूरत के हिसाब से अपने ओन लैंड में, खुद की जमीन पे। तो ये तालाब जो है वे अलग अलग साइज शेप के रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर साइज का अभी हमारे इधर हम तालाब बना रहे हैं, तो उसमें कितना कितना स्टॉकिंग करना चाहिए, ये सब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम स्टॉकिंग करते हैं। तो उसी के हिसाब से अभी जो कुछ हम इसमें स्टॉक करेंगे इसका 1 ईयर होगा या 6 ईयरली 2 क्रॉप्स होंगे। तो ये क्रॉप में जो जो मैनेजमेंट करके फिश प्रोडक्शन लेके हम उसमें से एक रोजगार तैयार हो जाएगा, एक खुद के लिए, और उसके ऊपर 3 से 4 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गया एक तालाब के बारे में, तालाब की खेती के बारे में। तो तालाब मिनिमम अपना जो तालाब है 1 एकड़ अगर रहेगा, इट विल बी सुटेबल, और अच्छा रहेगी प्रोडक्शन के लिए, और अपना क्या बोलेंगे, अपनी आर्थिक आय के लिए भी। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा एक है कि महाराष्ट्र में या और अदर अलग अलग जगह पे कि लोगों को मत्स्य बीज की जो है बहुत सी कमतरताएं आ रही है।
तो मत्स्य बीज एक बहुत बड़ा फिश सीड बोलेंगे हम उसे, तो फिश सीड मत्स्य बीज की बहुत, हाँ, बहुत कमी आ रही है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर किया है मैडम ने स्क्रीन के साथ। हाँ, तो मत्स्य बीज मत्स्य बीज जो है हमें कहाँ से लेना चाहिए और कैसे मत्स्य बीज लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जहां से मिलता है फिश सीड मत्स्य बीज हम वैसे परचेज कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो क्वालिटी रहनी चाहिए, प्योरिटी रहनी चाहिए, वो हमें मिलती नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है हमें कि हम इसमें से रोजगार निर्मित कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप इसमें मत्स्य बीज बनाने के लिए हैचरीज का यूज कर सकते, हैचरीज ले सकते हैं। उसमें जो भी होता है कि SC ST और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए 60% सब्सिडी सब्सिडी हमारे डिपार्टमेंट से मिलती है, और 40% जो भी है वो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये हैचरीज हैचरीज बना के हम एक क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करके जो रिक्वायरमेंट है, अभी महाराष्ट्र की खूब बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कि महाराष्ट्र की प्राइवेट हैचरीज और गवर्नमेंट हैचरीज पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये क्वालिटी सीड के लिए एक बेटर ऑप्शन और एक बेटर रोजगार की संधि है। इसमें बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो कॉलेज इसमें क्या होता है कि सीड का सीड, जस्ट मिनट, इसमें होता क्या है कि हम जो सीड है जो प्रोड्यूस करेंगे सीड, तो ये सीड क्वालिटी सीड फार्मर के लिए अवेलेबल होगा और हमारे लिए एक रोजगार का अवसर निर्माण होगा। और ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो फिश का सीड के जो प्राइसेस है तो गवर्नमेंट से थोड़े से हाई है। तो इसमें एक प्रोडक्शन जो बोलेंगे आर्थिक आय भी सुधरने के लिए एक अच्छा रोजगार का सोर्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें हो गया। आप तिलापिया की हैचरी स्टैब्लिश कर सकते हैं, तिलापिया फिश सीड की, जो कि गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं हम उसे, और इंडियन मेजर कार्प, जो कि उसे हम भारतीय प्रमुख कार्प भी बोल सकते हैं। तो ये जो फिश सीड्स है, ये फिश सीड्स हमें महाराष्ट्र में हो या बहुत सारी जगहों पे आंध्र प्रदेश से आता है, या तो कोलकाता से आता है। लेकिन वो सीड में क्वालिटी जो है, क्वालिटी फैक्टर मैटर्स करता है। क्वालिटी इतनी जो सुटेबल क्वालिटी मिलनी चाहिए वो क्वालिटी मिलती नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोगों को फंसाया भी जाता है कि सीड में क्या बोलते हैं, मिक्स सीड दिया जाता है, या अलग अलग सीड जो जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, प्रॉपर ब्रूडर्स मैनेज नहीं किए जा सकते। तो ये एक आपको अवसर मिल सकता है कि आप अच्छा क्वालिटी का सीड और अपने ही ओवन लैंड पे आजू बाजू के जो ब्लॉक्स है या डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, कैन यू प्लीज पास द स्लाइड। हाँ, ये तो हो गया अपना, ये भी हो गया है। ठीक है, ओके, हैचरीज के इस पे आइए मैडम। हाँ, तो ये इस ऐसे टाइप के भी आपको, ये अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं जो स्क्रीन शेयर किया है इसमें, कि एक पोर्टेबल हैचरी भी हम ले सकते हैं। पोर्टेबल हो या सीमेंटेड हो, आप अलग अलग टाइप के हैचरीज आप खुद बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। और अदरवाइज गवर्नमेंट का जो भी आपको जो स्कीम्स का लाभ लेना है, आप वो लाभ लेके भी आप ये हैचरीज बना सकते हो और एक क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। इस ठीक है, इसके लिए 0.5 हेक्टर की जमीन की रिक्वायरमेंट हमारे स्कीम में दी हुई है हैचरीज के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है फैक्टर की, मैडम कैन यू प्लीज कम टू फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड स्लाइड। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे उसमें है कि फिश फीड प्रिपरेशन, फिश फीड का अभी कैसे हम निर्मित कर सकते हैं और उसका सेलिंग कर सकते हैं। तो ये भी फिश फीड बनाने के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट से और इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में से आप अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से फिश फीड के मशीन्स भी आप ये कर सकते हैं, सब्सिडाइज इस पे ले सकते हैं। तो इसमें
कैपेसिटी तो 1 टन पर हाउस, 2 टन पर हाउस, इसकी कैपेसिटी है अलग अलग। उसके हिसाब से जो भी है सब्सिडी का जो सब्सिडाइज का ये है दर है, परसेंटेज, वो तो सेम ही रहेगा। SC ST वुमेन 60% एंड 40% फॉर द बेनिफिशियरी। ठीक है, ये हो गया SC ST और वुमेन्स के लिए। और जो अदर कैटेगरीज में आते हैं या ओपन कैटेगरीज में, उनको 60% बेनिफिशियरी शेयर रहेगा और 40% सब्सिडी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फिश फीड का एक ऐसा फैक्टर है कि आपके जो कस्बा है, ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट है, तो आप खुद से एक फिश फीड मिल बना के जो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहता है अपने अलग अलग फिश के साइज से, फिश का साइज और फिश जैसा फिश का साइज रहेगा उसके हिसाब से फिश के फीड के पेलेट्स वगैरह बदल जाएंगे। तो इसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने गांव, जिला या कस्बे में आपका ये शुरू कर सकते हैं फीड मिल। और ये फीड मिल से आप अपने जो फार्मर्स है आजू बाजू के, जिसको हम सीड प्रोवाइड करेंगे, जिस सीड प्रोवाइड करेंगे उसको भी हम फीड भी सेल कर सकते हैं फीड। तो ये फीड एक तो हम इधर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके नेशनली इंटरनेशनली मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, या अदरवाइज हम अपना खुद का ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह बना के उसके थ्रू अपना खुद का फीड बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें दूसरा एक ऑप्शन आता है। ऑप्शन इन द सेंस कि अभी हम एक आउटलेट ओपन कर सकते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी से डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है। डीलरशिप वो अपने ब्लॉक लेवल के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए उनका एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड रहता है। तो वो डिसाइडेड एरिया में जो जो भी फिश अलग अलग कंपनी का फिश फीड है, तो वो सप्लाई करने के लिए वो परमिशन देते हैं, और आप वो अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में अपना फीड सेल कर सकते हैं अपने आउटलेट के द्वारा। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम एक, अगर हम आउटलेट भी ओपन करते हैं, 203 लोगों को एक अपॉर्चुनिटी फिश ये हो जाती है, रोजगार की संधि उपलब्ध हो जाती है। और जब हम फिश फीड मिल बनाते हैं, उसमें 8 से 10 लोगों की भी रिक्वायरमेंट लग सकती है एज पर आवर फीड मिल के कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया फिश फीड के बारे में। तो उसके बाद आता है अपना फिश फिशरीज में अलग अलग टाइप के बातें क्या लगते हैं, टूल्स लगते हैं, नेट्स लगते हैं, ठीक है, बोट लगते हैं, एरिएटर्स लगते हैं, आइस बॉक्स, लाइफ जैकेट, ये सब, ये इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम फिशिंग कर, अभी कोई फिश संवर्धन कर रहा है, फिश को बढ़ा रहा है, मछली को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो अलग अलग इसमें माध्यम में बढ़ाएगा। एक तो हो गया, उसको तालाब में बढ़ाएगा या केज कल्चर में बढ़ाएगा, या तो बायोफ्लॉक में बढ़ाएगा फिश। ठीक है, या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में फिश को बड़ा किया जाएगा, या एक्वापोनिक्स में किया जाएगा। तो अलग अलग हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, तंत्रज्ञान, जिसमें मछली को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। ठीक है, केज कल्चर है, पेन कल्चर है, ये सभी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है। तो इनमें जो भी किया जाता है, तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट क्या होती है इनकी, उनको केजेस का मटेरियल चाहिए, नेट चाहिए, तो उसके बाद फीड चाहिए, सीड चाहिए, एरिएटर्स चाहिए, तो ब्लोअर चाहिए, एंकलिंग चाहिए, एंकलिंग कर, अगर कोई किसी को एंकलिंग करना है, एंकलिंग चाहिए, बोट मटेरियल चाहिए होता है, आइस बॉक्स का मटेरियल चाहिए होता है, लाइफ जैकेट चाहिए होता है। तो ये सब अलग अलग बातें, तो ये छोटी छोटी बातों के लिए भी अभी आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये बहुत बड़े मतलब फिशरीज में काम तो हो रहा है, लेकिन ये जो सोर्सेस चाहिए, आजू बाजू में जो अवेलेबल सोर्सेस चाहिए, कि लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसका वो ये नहीं मिल रहा है, उनको सोर्स नहीं मिल रहा है कि कहाँ से हम ये परचेस करें, बाय करें। तो इसके लिए लोगों को बहुत सारा एफर्ट लेना पड़ता है। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट, अपने में से कोई लोग क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे, कर सकते ये बिजनेस। तो आप साथ में साथ फिश फीड के साथ ये भी अलग अलग जो भी चीजें लगती है फिशरीज के लिए, तो इन सभी चीजों का यूज करके हम इन सभी चीजों को साथ में रख के आप एक अलग से अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें से बहुत अच्छी सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद आता है फिश सेलिंग। फिश सेलिंग और इसमें कैसे बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि लोग हमारे यहाँ मछली का
उत्पादन तो ले रहे, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए मार्केट। तो मार्केट के लिए क्या करना चाहिए? तो बेसिक थिंग इज दैट कि हम फिश तो प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग टेक्नो इसमें, केजेस में है, पेन कल्चर में है, ठीक है, बायोफ्लॉक में कर रहे हैं, बायोफ्लॉक में, रास में कर रहे हैं, कुछ एक्वापोनिक्स में, अलग अलग इसमें हम फिश बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिश के लिए एक प्रॉपर अभी मार्केट भी चाहिए। जो भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने फार्म पॉन्ड में हो या जहाँ भी, तो ये प्रोड्यूस किया हुआ माल उनको मार्केट कहाँ ये है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा कम जानकारी होती है। तो ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह हम इसको देखना चाहिए। जब हम ये बातें देखेंगे कि ये फिश कहाँ सेल करेंगे फार्मर्स, ठीक है, तो हम अपना खुद का एक नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, अलग जो भी लोग ये फिश कल्चर कर रहे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में, तो उन लोगों के कॉन्टेक्ट्स बनाना है, उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके आप उनसे कांटेक्ट में रह के उनका सब माल जो भी है, फिश, झींगा होगा, क्रैब होगा, अलग अलग वैरायटीज के फिश होंगे, कटला कटला, रोहू, मुर्गल, तिलापिया या पंगेसियस, ये सब वैरायटीज है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा मार्केट कहाँ पे है? तो बड़े मार्केट के लिए अभी हम महाराष्ट्र में देखते हैं, मुंबई की तरफ, मुंबई, पुणे, नागपुर, या यहाँ से एमपी भी जाता है, पंजाब जाता है, अलग अलग राज्यों में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है माल, और कुछ आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब बातें जो है, तो जो अभी हम इसको एक रोजगार का अवसर बोल के देख सकते हैं। अलग अलग फार्मर से हम जो भी माल उठा के, अभी रिसेंटली फिशरीज में बहुत सारी नई नई कंपनीज यहाँ पे आई है भारत में, इंडिया में, जो कि वो क्या करते हैं कि अभी जो फार्मर्स का जो भी फिश है वो लेते हैं। मतलब जब भी कांटेक्ट होता है उनसे उनसे उनको कांटेक्ट करके कितना माल है और उनका रेट डिसाइडेड होता है। तो वो रेट डिसाइड करके उनसे माल लेके वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या अदरवाइज प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके अपने ही देश में अलग अलग उसको पैकेजिंग मटेरियल में पैक करके फ्रोजन या इसमें अलग अलग फॉर्म में उसको सेल किया जाता है। और फिलेट्स या प्रोडक्ट मेकिंग, ऐसे अलग अलग इसमें किया जाता है। तो ये भी एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे जो भी आप में से नवयुवक एक बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो एक तो आप इसमें इस सब लोगों का फिश हो, झींगा हो, अलग अलग वैरायटी के फिशेस लेके आप इसको एक तो अपना खुद का एक एप्लीकेशन ऐप बना के अपना एक ऑनलाइन सेल कर सकते हो, या आजू बाजू में अपना एक अभी आप बड़े सिटी में रहते हो या डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या ब्लॉक में रहते हो, तो उधर का जो भी सोसाइटीज होता है, ठीक है, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, उनको आप ऑनलाइन डिलीवरी दे सकते हो, या तो उनके हर एक गली गली में जाके एक लाइव वेंडिंग का एक व्हीकल आता है, वो भी हमारे डिपार्टमेंट से, उसको भी हम इसको सब्सिडाइज इस पे देते हैं। तो लाइव फिश वेंडिंग इसको बोलेंगे लाइव सेंटर। तो ये उसका एक गाड़ी लेके आप गली गली जाके भी उसको डेली फिश सेल कर सकते हो, 50 से 100 kg तक। हम्म, ठीक है, एक सोसाइटी पकड़ते हैं हम, एक सोसाइटी में एक 50 फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ये ऐसे एक 5-10 सोसाइटी पकड़ने से हमारा डेली का जो सेल है, मोर देन 100 kg से भी ऊपर जा सकता है। तो हम ये सोसाइटीज में जाके भी जब हम सेलिंग करेंगे, तो एक अच्छा सा क्या बोलेंगे कि इसको, ये डबल रेट में हम एक ही से होलसेल में नहीं बेच रहे, सेलिंग नहीं कर रहे, तो ये हम रिटेल में सेल करते। तो 200+ kg हम फिश सेल करते, तो 100 × 200 अगर हम करते, ठीक है, तो इसमें बहुत बड़े एक अमाउंट जनरेट होती है। हमारा जो सब खर्चा वगैरह निकाल के भी डेली हम कम मिनिमम मिनिमम 5,000 से ऊपर घर लेके जा सकते हैं इसमें से, सब खर्चा जाके, ठीक है। तो ये हुई बात फिश लाइव फिश वेंडिंग इसके इसमें, ठीक है। इसके बाद हम ये जो मैंने इससे पहले जो बोला था कि ये सब लोगों से केज कल्चर, पेन कल्चर, बायोफ्लॉक, रास या एक्वापोनिक्स, ये अलग अलग माध्यम में जो तैयार होता है फिश, उसको हम इकट्ठा में कलेक्ट करके जो भी होलसेलर है, जो भी बड़े मार्केट में
मुंबई पुणे या समवेयर, हम उनको एक इकट्ठा कलेक्ट करके या कनेक्टेड रह के इन सभी का माल जो भी है उसमें से कुछ मार्जिन लेके पर केजी 10 या 20 रुपीज मार्जिन रखे हम होलसेलर को या बड़े व्यापारी को हम सेल कर सकते हैं। अपने आजू बाजू का जो माल जो भी फिश रहेगा प्रोड्यूस किया हुआ केजेस या अलग अलग इसमें टेक्निक में तंत्रज्ञान में जो पला हुआ, तो इसको ये करके हम सेल कर सकते, उनको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है फिश जो भी और एक दूसरा है कि हमारे मत्स्य पालन में बहुत सारा फिश प्रोड्यूस होता है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग क्षेत्र में हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं खाने के लिए। जैसे अभी जनरल इसमें ही ले लो, वड़ा पाव हो गया, पैटीज, कटलेट, ये ऐसी चीज बहुत सारी बातें हैं जो कि हम सर्रास रेगुलरली खाते हैं। लेकिन जो फिश जो है एक प्रोटीनियस फूड है, ये प्रोटीनियस फूड हम किस माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसका जो टेस्ट कैसे लोगों को ये कर सकते हैं। तो हम अलग अलग छोटी मोटी इंडस्ट्रीज तैयार करके या अदरवाइज हम छोटे मोटा व्यापार भी हम खुद से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मेकिंग। तो अलग अलग वैरायटी के फिश का मीन्स मांस हम निकाल के उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट की ओर से और अलग अलग इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, 1 दिन का, 2 दिन का या 5 दिन का। इसमें सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट कैसे बनाए, अलग अलग फिश प्रोडक्ट कैसे बनाए और उसका मार्केटिंग कैसे किया जाए। तो ये फिश प्रोडक्ट जो होते हैं हम कैसे बनाए, इसका बेसिक ट्रेनिंग आपको फिशरीज डिपार्टमेंट से हो या अलग अलग फिशरीज कॉलेज से हो या इंस्टीट्यूट से हो, ये सभी को दिया जाता है 1 से 5 दिन का। ठीक है, तो इसमें सिखाया जाता है कि अभी अलग अलग प्रोडक्ट तो हो गए, तो इसके बाद हम अगर इंडस्ट्री शुरू करते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री शुरू करते हैं जो कैनड प्रोडक्ट्स बनाना है, तो इसमें जो फिलेट्स होते हैं अपना, जो फिश को ऊपर की सतह से कट करते हैं, जो फिलेट्स बोलते हैं हम उसको, तो वो फिलेट्स भी कटिंग करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करके कैन में पैकिंग करके पैक्ड फूड, जो कि उसकी सेल्फ लाइफ 6 रिटॉर्टिंग करके मोर देन 6 मंथ या 1 ईयर तक रहती है। तो वो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। ये हो गया अपने फिशरीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अभी जो भी प्रोडक्ट है हम अपने सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर को सेल कर सकते हैं। सुपर स्टोर की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुपर स्टोर वाले कस्टमर को बेचेंगे, या जो फिश आजकल फिश लाइव फिश या फिश सेलिंग के लिए अलग अलग हाइजीनिक शॉप तैयार हो रहे हैं सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में। तो ये जो शॉप्स है अपने जिला या कस्बा ब्लॉक में हम ये कर सकते हैं, इस्टेब्लिश करके हम प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, अपने खुद का प्रोडक्ट या अलग अलग कंपनी से कंपनी का भी पैक्ड फूड आता है, रेडी टू ईट, रेडी टू फ्राई, रेडी टू सर्व। ठीक है, फिश सॉसेज है या फिश फिंगर है, फिश वड़ा, कटलेट, ये सब ऐसे आजकल फ्रोजन में भी आ रहे हैं। तो ये सब आजकल भागदौड़ की दुनिया में आईटी क्षेत्र हो या अलग अलग क्षेत्र से लोगों के इंस्टेंट फूड चाहिए, रेडी टू ईट वाला, रेडी टू सर्व, रेडी टू कुक या रेडी टू फ्राई वाला। तो ये रिक्वायरमेंट हम फिश की जो रिक्वायरमेंट है, अलग अलग फिश हो, फिश मीन्स से जो भी बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, हम लोगों को दे सकते हैं। ये एक बहुत सुनहरा अवसर है हमारे लिए, जो कि हम इसमें से रोजगार निर्मित बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे आते हैं कि अभी ये सब होने के बाद हमने देखा है कि ऑर्नामेंटल फिशिंग, ठीक है, अलग अलग कलरफुल जो फिश होती है, तो आजकल इसको बहुत बड़े पैमाने पे हॉबी या अपने क्या बोलते हैं कि आवड़, ठीक है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे आजकल शुरू हो गया है। बड़े बड़े सिटीज में लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, या हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, स्कूल्स, और एज अ पार्टीशन बोल के भी इसको यूज किया जाता है अलग अलग फ्लैट्स में या अपने घर में लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक थिंग इज दैट ये जो कलर फिश एक एज अ स्ट्रेस रिड्यूसर,
जब हम फिश को एक बंद पेटी में देखते हैं, कांच की पेटी में, तो ये फिश इधर उधर मूवमेंट करते, तो हम एक अलग दुनिया में खो जाते हैं, जो कि स्ट्रेस लोगों का रिड्यूस करता है। जब भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो डॉक्टर भी बड़े इसमें सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी मेंटली डिस्टर्ब है लोग, इससे ये हो सकता है कि अपने खुद को शांत स्वभाव तैयार करने के लिए फिश एक्वेरियम मदद करते हैं। तो इसमें आप बोलेंगे इसमें कि बिजनेस कैसे तैयार होगा, तो इसमें बिजनेस ऐसे तैयार होता है कि हम एक कांच के जो अलग अलग एक्वेरियम्स होते हैं, पेटी, ठीक है, एक्वेरियम कांच की पेटी एक्वेरियम, तो ये जो है अलग अलग साइज इसमें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट, कॉलेज या डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग दिया जाता है। या हम खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बनाने के लिए जो भी इकोनॉमिक्स है वो हमें ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तरफ से भी हमें सब्सिडी इसमें मिलती है, नियर बाय 30 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs का स्कीम्स है इसमें। तो आप खुद से इसके फिश की ब्रीडिंग कर सकते हैं। फिश जो फिश के छोटे छोटे बच्चे तैयार करना है उसको हम बोलेंगे स्पॉनिंग या ब्रीडिंग। ये फिश ब्रीडिंग्स करके आप इसे बड़े व्यापारी को भी सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपना खुद का एक्वेरियम का शॉप, एक आउटलेट बना के उसमें कलरफुल रंग फिश और फिश टैंक और उसको लगने वाली सब एसेसरीज, छोटे मोटे जो भी टॉयज रहते हैं, एरिएशन के लिए एरिएटर होता है, ये सब बातें हम क्या कर सकते हैं कि इसको सेल कर सकते हैं अपने शॉप में। अदरवाइज इसके साथ साथ आप इसमें ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में आप जब भी एक्वेरियम ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन फिश सप्लाई कर सकते हैं, उसको लगने वाले टॉयज ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हैं उसको। फिर उसको मेंटेनेंस के लिए भी हम मेंटेनेंस के लिए एक पर्टिकुलर चार्जेस पकड़ के, जैसे कि सपोज 100 to 100 rupees पर सर्विस चार्ज। अभी आप एक बार जाओगे वहां पे, एक बार जाओगे तो 200 100 या 200 रुपए का अगर चार्जेस लेते हो एक पर्टिकुलर कस्टमर से, उसको वॉशिंग, क्लीनिंग और मेंटेनेंस करके देना है एक एक्वेरियम को। तो ऐसे हम अगर अपने जिले में या ब्लॉक में ये अगर हम अपना खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू करते, तो आपको मंथली एक 10-20 अगर कस्टमर भी इसमें मेंटेनेंस के अलग से मिलते हैं, मेंटेनेंस का चार्ज पैसा, आप उसके साथ साथ आप कलरफुल फिश सेलिंग या एरिएटर्स, या उसमें जो कलरफुल पेड़ रहते हैं छोटे छोटे वो, या टॉयज, ये ऐसे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और इसमें उससे पहले एक मिनट हम बैक लीजिए, एक मिनट। तो ये ऑर्नामेंटल एक्वेरियम में और एक दूसरी चीज बताने की ऐसी है कि जैसे मत्स्यालय बोलेंगे हम, फिश एक्वेरियम, तो ये है अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट या अपनी सिटी में आप एक बड़ा सा एक्वेरियम का क्या बोलेंगे, एक्वेरियम का एक होम बना सकते हैं, जहाँ की लोगों को एक पर्टिकुलर टिकट अमाउंट रख के, सपोज अभी 50 rupees पर पर्सन आप चार्ज कर रहे हो, तो आपको वैरायटीज ऑफ फिशेस लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिज्म की तरह, तो चार्जेस लेके आप उनको थोड़ा पर्टिकुलर चार्जेस लेके उनको हम अलग अलग कलरफुल रंगीन फिशेस के ये करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मरीन के कुछ फिशेस हो, फ्रेश वाटर के फिशेस हो, इसका पूरा मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है, और उसी की वजह से लोग घूमने फिरने जब आते हैं तो फिशेस देखते हैं। तो एक अलग से उसको एक्वा टूरिज्म की तरह हम भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी इसमें एक आता है मत्स्य पर्यटन। तो मैंने अभी आपको जो बोला था एक्वा टूरिज्म, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि अपनी ओन लैंड है जो कि नियर बाय अपने फार्म के पास है, या नियर बाय अपने रिवर के पास अपनी खुद की जमीन है, तो हम इस पे ये जो एक्वा टूरिज्म का प्रोजेक्ट भी हम गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन कर सकते ले सकते हैं आप,
जो कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली बताया है कि उसका जो सब्सिडी का परसेंटेज रहेगा 60-40 या 40-60 एज पर कैटेगरी वाइज। तो ये जो एक्वा टूरिज्म में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी कुछ लोग हॉलीडेज के लिए बाहर जाते हैं या वीकेंड्स के लिए बाहर आते हैं, तो उस टाइम में उनको कैसे कि एक पीस रहने चाहिए, उनको चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि एंगलिंग करके फिश पकड़ना है, बोटिंग करना है, सम कुछ टाइम स्पेंड करना है उनको, वाटरफॉल वगैरह रहते हैं ना, तो उसमें पानी के जो कारंजे रहते हैं उसमें एंजॉय करना होता है, या वो स्पा। तो ये इन सारी चीजों को इनको अगर हम एक जगह पे मिला मिला के देते हैं एक्वा टूरिज्म में, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर निर्माण होता है। यहाँ से हम बहुत सारे स्पा के लिए पैसे, एंकलिंग के लिए पैसे, बोटिंग के लिए पैसे, या वहाँ पे आने आने वाले लोगों को अलग अलग वैरायटी के फिश की जो डिशेस है, फिश फ्राई हो, फिश कटलेट, ऐसे अलग अलग फिश के प्रोडक्ट्स उनको सेल कर सकते हैं, उनको टेस्ट करवा सकते हैं। उनको एक पर्टिकुलर चार्जेस लेके हम ये तैयार कर हो जाए रोजगार तैयार हो जाता है। और इसी में इन अलग अलग लोगों को सुवर्ण संधि क्या बोलेंगे कि रोजगार निर्माण हो जाएगा। जैसे जैसे कि बोटिंग मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी एक्वा टूरिज्म में, ठीक है। तो कम से कम 8 से 10 लोगों को इसमें से रोजगार निर्मित होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोगों को बहुत टाइम कम होता है, स्ट्रेस में रहते, तो उनको एक रिलीफ के लिए अलग अलग माध्यम की जरूरत होती है। तो वो अभी ये जो एक्वा टूरिज्म का हम अलग अलग से एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, अलग अलग अपने वेबसाइट बना के या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इसका एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और इसमें से बहुत कुछ अपना आर्थिक जो सक्षम बनना चाहिए आर्थिक फाइनेंशियली, वो आप बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्निकल तांत्रिक मार्गदर्शन। मतलब हम टेक्निकल जो भी है, जैसे अभी कोई फिशरीज में, फिशिंग में मत्स्य पालन कर रहा है, केज कल्चर कर रहा है, अलग अलग क्या बोलेंगे कि मत्स्य पालन की तकनीकें यूज कर रहा है, तो उस तकनीक के लिए कुछ लोगों को उसका एक एडवाइजर चाहिए होता है कि अभी कौन सा फिश कितना छोड़े, कितना अमाउंट में क्या कर फीड दे, या कितना साइज का फार्म चाहिए रहना चाहिए, उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, और कौन से फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, कितनी, और फिश कहाँ सेल करना है, अपना लोकल में कौन सी रिक्वायरमेंट है, और अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए क्या डीपीआर बनाना है। तो इन सभी बातों की जो जानकारी है, एक फिशरीज ग्रेजुएट हो या जो फिशरीज में अपना करियर बना चुका है अच्छे से, ठीक है, जो एक्सपर्टीज है, तो वो लोग ये क्या बोलेंगे कि तांत्रिक टेक्निकल एडवाइजर बन सकते हैं अलग अलग लोगों से जो भी अपनी जो चार्जेस है मंथली या ईयरली चार्जेस के इस पे। तो एक बहुत सारा सुनहरा ये है क्या बोलेंगे इसमें, एक अच्छी संधि है, ठीक है, जो कि रोजगार निर्मित के लिए फिशरीज ग्रेजुएट हो, फिशरीज ग्रेजुएट हो या जो इसमें बहुत कुछ तज्ञ व्यक्ति है, वो अपना करियर अच्छे से बना सकता है। साथ साथ अपना खुद का भी पॉन्ड, मत्स्य पालन तालाब हो, केज कल्चर, ये अलग अलग स्कीम्स या अलग अलग योजना प्रकल्प के माध्यम से अपना खुद के प्रकल्प करके लोगों को भी गाइडेंस करना है, मार्गदर्शन करना है, और उसमें से अर्निंग करना है, और वो साथ साथ में कुछ सेलिंग भी करना है अपने को प्रोडक्ट से। वो अपने खुद के कुछ प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, जैसे फिश का फीड हो, सीड हो, फिश सीड, फीड, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, ये सब बातें सेल कर सकता है, या उनको गाइड भी कर सकते हैं टेक्निकल एज अ टेक्निकल एडवाइजर, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसमें से अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है लोगों के लिए। तो बहुत अपना रोजगार का माध्यम फिशरीज में से
आप छोटी-छोटी बातों पे जब गौर करोगे आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ-कहाँ रोजगार निर्मित कर सकते हैं। ठीक है? ये कुछ मेजर जो भी रोजगार निर्मित हो सकते हैं मैंने आपको पॉइंट्स बताए। आपको आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ बता सकते हैं आप। हेलो। हाँ, नमस्ते किरण सर, मैं विशाल बात कर रहा हूँ, विशाल बोरकर। आज ही हमारी बात हुई थी, शायद सुबह मैंने आपको कॉल किया था हाँ, रोहू कतला के सीट के लिए। राइट, सर राइट, तो क्या है ना कि नारायणपुर पुरंदर के पास में मैं छोटे हमारे तारपुलिन के तालाब है, उसमें मैं राइट। कल्चर करता हूँ। और जी, साथ-साथ में मैंने अभी हाल ही में कोर्स किया था सीफा से हुँ, मुरल के ब्रीडिंग के लिए, मुरल एनाबास का, अपना स्नेक हेड का हुँ, और एनाबास का मैंने किया था। तो राइट, मैंने वो उसका कल्चर भी कर रहा हूँ, मैं मुरल का ही कल्चर कर रहा हूँ हुँ, और उसका ब्रीडिंग भी हमने किया। बट क्या है ना सर कि मुझे बस कुछ कहीं-कहीं पे मतलब मैं कल्चर तो कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी भी है, बस ये होता है कि कभी कुछ डिसीज़ आ गया या फिर कुछ हुँ, प्रॉब्लम्स हो गए, तो हमें उसके लिए कुछ गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो राइट, उसके लिए बस अगर कुछ है या फिर अगर कोई डिसीज़ मैनेजमेंट का कोर्स है या फिर आप ऐसा हुँ, कुछ अगर कंडक्ट कर सकते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि उसी के श्योर, लिए। श्योर। अभी क्या है कि इसमें फिश डिसीजेस के ऊपर भी हमने कुछ आर्टिकल्स भी बनाए हैं और कुछ हुँ, एक बुक भी आता है अपना इस पे हुँ, लोकल रीजनल लैंग्वेज में अपना मराठी में। जी, और इसमें हम ऑनलाइन सेशन इनका एक्वाटॉक्स जल जीविका का होगा उसमें भी डिसीज का। और हम भी लेंगे हमारी तरफ से भी जो भी कुछ पॉसिबल है तो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, व्हेनेवर अभी कुछ भी जी, आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉल मी। जी। ओके। जी, जी सर, मैं आपको कॉल कर लूँगा और बस हमें वही कब प्रॉब्लम ये आती है कि हम हमें पता ही नहीं चलता, जब तक हमें पता चल जाता है डिज़ीज़ के बारे में, तब तक तो आधे से ज़्यादा ये हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। ये एक मेरा क्वेश्चन था और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हम मतलब धीरे-धीरे सीख रहे हैं कि जैसे ब्रीडिंग हमने किया, तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा। अ, हमने 5 या 6 पैर किए थे, उनमें से 1 या 2 पैर नहीं हमें ये एग्स मिले। एग्स का हैचिंग भी हो गया और 2-3 इंच तक हम उसको ग्रो भी कर पाए, फीड कन्वर्ट भी कर पाए। बट क्या है ना कि जिनका नहीं हुआ, जिनमें से हैचिंग नहीं हुआ, उसके लिए क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? या फिर यही इसी बारे में क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या फिर किसी और से इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, तो और बेहतर होगा। मतलब हम इम्प्रूव कर पाएँगे हमारा सर्विसेज़, जैसे कि आपने बताया अभी कि आप ये काम कर नहीं, नहीं, सकते कैसे हो आप। हुँ, कर सकते हैं आप। इसमें क्या है कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो डिसीज का भी बोल रहे थे कि आप हमको एक एसओपी बनाना पड़ता है, ठीक है? हुँ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम जो-जो जी, कुछ जी। बातें कर रहे हैं डिसीज हुँ, डिसीज हो ही ना इसलिए हमको हुँ। कुछ एक एसओपी बनाना है, ठीक जी, है? डिसीज हमारे हुँ, पास आए ही जी, ना, इसके लिए हुँ, क्या करना चाहिए वो हमें ये करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं बहुत कुछ एक आर्टिकल्स भी दिया है मैंने, उसमें पॉइंट भी जी, दिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है? जी, तो डिसीज़ आने के जो भी कारण होते हैं, वो कारणों को ही अगर हम ये करते हैं, पहले से प्रिवेंट करते हैं, जी, तो डिसीज़ आएँगे नहीं। और दूसरी बात रही आपकी ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग का क्या हुँ, होता है कि ब्रूडर्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, वो ब्रूडर्स कितने कैसे है क्वालिटी भी उनकी मैटर करती है और वो हुँ, क्या बोलते हैं उनका एग्स उनका आए है या नहीं है, कलेक्शन फर्टिलाइज़ेशन जी, हुआ है या नहीं है, कौन से फिश का हम ये कर जी, रहे हैं और उसके लिए सूटेबल जो सीज़न चाहिए रहना जी, चाहिए, वो सीज़न में हम कर रहे हैं क्या? हाँ। ठीक है? हुँ, तो ये सब बात ये है जी, कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री पता नहीं करेंगे कि आपने क्या जी, किया और क्या करना चाहिए, तब तक हम जी, आपको कुछ बता नहीं सकते। तो व्हेनेवर यू हैव टाइम, यू जस्ट कॉल मी, ठीक है? जी। वी विल डिस्कस ऑन जी, 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 बिल्कुल। और इट। और एक क्वेश्चन था सर कि हुँ, हमें अगर समझिए कि हमें पोस्टमार्टम करना है कि देखिए अभी बहुत बार ऐसा होता है कि फिश तो हमारा मॉर्टेलिटी हो गई, हुँ, और ऊपर से कोई फंगल डिजीज़ नहीं है, कुछ बैक्टीरियल दिख नहीं रहा है, ऊपर से नहीं समझ रहा है कि कुछ हुआ है उसको। तो हुँ, हुँ, मैंने एक बीच में आपका एक इमेज भी आया था, शायद फिशरीज़ हुँ, डिपार्टमेंट ने ही भेजा था, जिसमें था कि हम ये कर सकते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं। कि हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली रीज़न पता करने के लिए। बट उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, बस वो इमेज था। तो हम कहाँ कर सकते हैं? पुणे के पास में कहाँ पे है? और कितने घंटों के अंदर हमें लेके जाना चाहिए फिश, या फिर किस तरह से स्टोर करना चाहिए, जब हमें पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है तो?
राइट राइट एग्जैक्टली। अभी इसमें क्या है कि अलग अलग यहाँ पे हमने हमारे डिपार्टमेंट से भी लैबोरेटरीज दी है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, जी इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ पे अपना एक मॉडर्न कॉलेज बोल के अपने पुणे में गणेश किंड रोड पे जी उनको जी लैबोरेटरी दी है। तो पोस्टमार्टम में भी हमें क्या समझता है, समझो अभी फंगल नहीं है या बैक्टीरियल नहीं है, ठीक है, वायरल तो हमें उतना समझ में नहीं आएगा, जी फंगल बैक्टीरियल हम देख सकते हैं। जी द थिंग इज दैट जब वायरल होता है या अलग अलग कारणों से फिश की डेथ होती है, तो उसमें क्या होता जी है कि उसका विसरा चेक किया जाता है, इंटेस्टाइन में भी जो होता माया है। मलाई सोडा नाही हेलो। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उसका विसरा हो गया तो अलग अलग इसमें टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट करके फिर उसको आपको क्या बोलते हैं, उसको फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी अवसर है, आप लोग भी इसमें ये कर सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को हम इस लैबोरेटरीज का भी ये देते हैं एक्सेस। गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान, जी ठीक है। जी उसमें भी आप प्रोजेक्ट्स ये कर सकते हैं। आई थिंक आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो यहाँ पे, है ना, कुछ अ, प्रोजेक्ट में। जी जी जी, मेरा बायोफ्लॉक का प्रोजेक्ट है, और मैंने बायोफ्लॉक के लिए अप्लाई किया है, और पॉन्ड को मैं बायोफ्लॉक कर रहे हैं हम लोग। तो हम्म उसमें तो मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैंने तिलापिया किया था इससे पहले, अब हम्म कार्प वैरायटी कर रहा हूँ। बट बाकी मेरा जो दूसरे तालाब है, हम्म एक उसके उसी के बाजू में हमने एक तालाब बना है, और मेरा प्लान है कि मैं हचेरी के लिए ही प्लान कर रहा हूँ सर। ओके। तो और उसमें भी हमारा यही है कि मेजर मुझे काम करना है वो है कार्प, और दूसरा अपना स्नेक हेड में ही मुझे काम करना है। तो प्लान तो उसी तरह से है, बट अभी धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हम्म। आपकी जितनी हेल्प हो जाए उतना अच्छा है। चलेगा चलेगा, आपके भी अनुभव शेयर करते रहिए। ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी ओके तो आप, मैं आपको नंबर तो है आपका, आपको कांटेक्ट करूंगा सर। थैंक यू ओके सो मच। ओके। किरण सर, मुझे एक डाउट था। विश्वास करते हैं। हाँ बोलो। मैंने बीच में आपको कॉल किया था। हमारा एक्चुअली प्लास्टिक का पॉन्ड है, तो उसमें हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सुना है, मैंने लास्ट टाइम हड़प सर के ऑफिस में भी विजिट किया था, जहाँ तक सुना है कि उसमें इतना सक्सेस रेट बहुत कम है। तो उसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है कि जो प्लास्टिक पॉन्ड में फार्मिंग के लिए, एक्चुअली कैसा या होता है, आपने यहाँ पे खोला है? थिंग इज दैट कि हम structure कर सकते हैं जहाँ पानी है, ठीक है, लेकिन जो भी उसके लिए फेवरेबल बातें करनी चाहिए हमें करनी चाहिए। कि जैसे नेचुरल पॉइंट में क्या होता है कि जो बेड होता है, अपना सॉइल बेड होता है ना, तो नेचुरल जो भी आपका डिकम्पोजिशन है, नेचुरल अमोनिया है या बहुत सारे जो वेस्टेज है, वो क्या होता है कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक लाइनर पॉन्ड में नहीं होता है। तो इससे वजह से क्या होता है कि अमोनिया वगैरह बहुत में बढ़ जाता है। तो हमको क्या इसमें प्रिवेंटिव मेजर तो टाइम टू टाइम वाटर एक्सचेंज रखना है। और जो सीड हम स्टॉक कर रहे हैं कि कितना स्टॉकिंग का जो भी डेंसिटी है, वो भी पर्टिकुलर मात्रा में उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी रखना है, जो कि ये हमें प्रॉब्लम अराइज ना हो, ठीक है। और फीड जो हम दे रहे हैं, फीड वेस्टेज नहीं जा रहा है, ये भी देखना है, क्योंकि फीड जो है उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं ना सब। तो ये वेस्टेज क्या होता है, जितना फीड नीचे जाएगा, सड़के रहेगा, तो उसमें से अमोनिया वगैरह का प्रमाण बढ़ता ज्यादा ही होता है। तो इस वजह से वाटर क्वालिटी खराब हो जाती है, और हमारे फिश को डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ, क्या बोलते हैं, एक एसओपी बनानी चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। हमारी तरफ से हम आपको पूरा उस पर मार्गदर्शन करेंगे। जब भी ट्रेनिंग होता है हम उसके बारे में बताते हैं। पुणे में एक दिन का वगैरह ट्रेनिंग हम लेते हैं। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग जब ऑर्गेनाइज होगा ग्रुप में वगैरह, हमारे जो टेलीग्राम पे चैनल है फिशरीज पुणे, उसमें हम अपडेट करते रहेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? सर लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक पॉन्ड में भी सब्सिडी मिलती है क्या हमें, मतलब फिश फार्मिंग के लिए? यस यस। तो इसको बायोफ्लॉक, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? यस यस, आप कांटेक्ट करो या ऑफिस में आके विजिट करो। बायोफ्लॉक पॉइंट के लिए भी आप अप्लाई ओके, कर सकते हैं। मांजरी ऑफिस में। हाँ यस, आप सर। ये हो, या थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो सर, बहुत ही हेलो यस। हाँ किरण सर, हॅलो हाँ हाँ बोलिए। किरण सर, माझा एक क्वेश्चन होता की हाँ, बोलिए। आपले म्हणजे जे
पॉन्ड डायरेक्ट मातीमध्ये बनवतात ना, तर त्याच्या इकडे आपल्याकडे सॉइल टेस्टिंग म्हणजे असं काही आहे का अवेलेबल नारायणगावला? नाही, तुम्ही याच्यात काय करू शकता की सॉइल आपल्याला पाणी जर धरून ठेवण्याची क्षमता नाही आपल्या जमिनीची, ठीक आहे, हा. आपल्याला काय माती टेस्ट करण्याची आवश्यकता नाही. आपण मातीचे बेड का असले पाहिजेत, कारण की पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असली पाहिजे आपल्या जमिनीची. जर पाणी धरून हा. ठेवण्याची क्षमता नसेल तर काय होतं, पाणी निघून जातं ना खडकाळ मुरमाड जमिनीमध्ये. तर ते नाही, मुरमाड नाही, आपल्याकडे काळ्या जमिनी, म्हणजे काळ्या जमिनी असतात ना, तशा हम्म. एकदम म्हणजे पाणी साचलं त्यांच्यात तर पाणी साचूनच राहतं. म्हणजे आपण असं हम्म. खड्डा घेऊन जरी बघितलं तर मी एका ठिकाणी चेक केलं होतं, परंतु एक सॉइल टेस्टिंग करून जर प्रोजेक्ट टाकला तर थोडं बेटर जाईल, म्हणून मी विचारत होतो. असं काय आपल्याकडे म्हणजे नारायणगावला पॉसिबल आहे का? तुम्ही केव्हीके मध्ये विचारून बघा, तुम्हाला केव्हीके नारायणगावला पण बेटर ऑप्शन आहे. तिथे त्यांच्याकडे सॉइल टेस्टिंग करून देत असतील ते, आय थिंक. अच्छा, घेत असतील ना, म्हणजे तेच हा ऑप्शन विचारत होतो, असं आहे हा का? हा. आपण त्याच्यात हे न्यूट्रिएंट घटक काय हे आहेत मातीमध्ये, मातीची जी सुपीकता कशी आहे हे आपण टेस्ट करू शकतो. केव्हीकेला म्हणा किंवा ऍग्रिकल्चर कॉलेज असेल ना, कृषी कॉलेज, तिथं पण तुम्ही तपासू शकता. अच्छा ठीक आहे. अच्छा. पण त्याच्याने आपल्याला पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कळते का की नाही कळत? ते तुम्ही स्वतः आता तुमच्या जिथे जमीन आहे तिथे खोदकाम थोडस एक 6 ते 8 फूट खड्डा बनवायचा, त्यातली माती घ्यायची आणि असं गोल मुटका करायचा आपला मातीचा, ठीक आहे. ओके. थोडंसं पाणी घालून मुटका केल्यानंतर तो जो आपला गोळा आहे तो वरून टाकल्यानंतर लवकर फुटतो का आपल्या लक्षात येतं. तर लगेच इमिडिएट फुटत असेल तर म्हणजे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता व्यवस्थित नाही आहे. ओके ठीक ओके, आहे. असं आहे. हा, आणि जर आपला गोळा तसंच म्हणजे आपल्याकडे असं चिकन माती असली पाहिजे त्याच्यात ओके. पाणी धरून ठेवण्यासाठी, ठीक आहे. थोडस वाळूचे जो कंटेंट असायला पाहिजे, वाळू म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला, चिकन माती म्हणलं तरी चालेल त्याला. ते आपलं पाणी धरून ठेवण्याची त्याची क्षमता चांगली असते. म्हणजे ते मी तुम्हाला जे मुटक्याचं उदाहरण सांगितलं मातीचं, तो फुटत ओके नाही लवकर, म्हणजे पाणी होल्ड करून ठेवण्याची चांगली क्षमता आहे त्याची. ओके ओके, हा, आलं लक्षात. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही दिलचस्प सेशन रहा और सारे पॉइंट्स जो है जिसी की जरूरत है वो सारे पॉइंट्स आपने सेशन में लिए। और जो भी कमी है अभी, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है लेकिन लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर आपने जो प्रकाश डाला उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी हमारे पास सीमित समय है तो मुझे इस सत्र को अंत में लाना होगा। बहुत ही अच्छा सेशन था। मैंने देखा है कि सेशन में महिलाएं भी जुड़ी थी और अपना किचन का काम करते करते भी सुन रही थी सेशन। तो ऐसा ही आप हमें आगे भी कुछ सेशन करने हो तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ। और हमारे अतिथि वक्ता किरण वाघमारे सर को उनके मूल्यवान ज्ञान साझा करने के लिए और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद और सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। अब अंत में मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम फोटो ले सके। सभी अपना कैमरा ऑन करें। सुबोध सर, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना। जल जीविका के बारे में अगर अधिक जानना हो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। सर का सेशन अगर फिर से देखना हो तो ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारी सामग्री हमारी यूट्यूब पे है तो उसे भी जरूर देखें। और हम इसी तरह और एक एक्वाटॉक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अंकिता जी। थैंक यू सर।